सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज फिर हम युद्ध के बाद की दुनिया वाली कहानी से लेकर आज के सूरत हाल तक इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत में अभी की बात करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद जो है हम युद्ध के बाद की दुनिया और हकीकत समझने की थोड़ी सी मेरे अंदाज में कोशिश करते हैं। आप क्या कहते हैं वो आप देखिए। ताज़ा सूरत हाल ये है कि इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक ड्रोन से की है कि जहाज़ से की। हालांकि जो है ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने अपने फाइटर विमान से भी हमला किया, मगर दूसरी तरफ बताता हूँ, पहले ये रिपोर्ट देखें। लेबनान के बेरूत से लगभग 100 किलोमीटर दूर बालबेक क्षेत्र में इजरायली रक्षा बल IDF द्वारा किए गए हवाई हमलों की नई फुटेज प्रकाशित की है। बताया जा रहा है कि ये हमले 2006 के बाद से इस क्षेत्र में पहली बार किए गए हैं। स्थिति अभी भी काफी कुछ अस्पष्ट है और फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि इन हमलों में किसी के हताहत होने की कोई खबर है या नहीं। इजरायल ने अभी तक औपचारिक रूप से इन हमलों की पुष्टि नहीं की है। देखिए दोस्तों, ये हमला किया है इजराइल ने, एयर स्ट्राइक की है, जो कि जिसके एविडेंस दिखाई दे रहे हैं, मगर दूसरे एविडेंस भी मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि होर्मुज 450 नाम के एक बहुत ही बेशकीमती ड्रोन को हिजबुल्लाह ने मार गिराया है। ये भी देखें। लेबनान हिजबुल्लाह ने सोमवार को कहा कि उसने अपने इलाके में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से एक इजरायली हर्मेस 450 ड्रोन को मार गिराया है। ये दूसरी बार है जब हिजबुल्लाह ने इस प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन को मार गिराने की घोषणा की है। हर्मेस 450 एक बहुउपयोगी ड्रोन है जिसे इजरायल स्थित हथियार निर्माता कंपनी एल्बिट सिस्टम्स द्वारा बनाया गया है। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से दोनों तरफ के दावे हैं और दोनों तरफ के एविडेंस भी हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अंदर घुस के इजराइल हमला कर रहा है, मगर ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के पास भी मजबूती के साथ आ रहे हैं और वो उनका उपयोग कर रहा है। तो एक तो ये हुआ कि इस वक्त क्या चल रहा है इजराइल के अंदर और इजराइल के वार में, ये जो हम करंट युद्धक जो सूचनाएं हैं उन पर बात कर रहे हैं। जो बंधक हैं हमास के पास, उन्हें लेकर इजराइल में क्या सूरत हाल है वो भी एक बार देखें। इजराइल सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में किया विरोध प्रदर्शन, नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग। इजराइल के तेल अवीव में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे तथा जल्द चुनाव की मांग की। ये प्रदर्शन बिना अनुमति के आयोजित किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू की सरकार ने गाजा युद्ध और उसके परिणामों को संभालने में विफलता दिखाई है। उन्होंने इजरायली बंधकों की रिहाई की भी मांग की है। यह विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में हुए इस तरह के प्रदर्शनों की श्रृंखला में नवीनतम है। बता दें कि अक्टूबर 2023 में हुए हमास के हमले के बाद से इजरायल और गाजा के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में 30,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं और भारी तबाही हुई है। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि इजराइल के अंदर लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और लंबे प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह इस्तीफ़ा भी लेंगे नेतन्याहू से। इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है और सिर्फ इंटरनल प्रेशर ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि कुछ अमेरिकन यहूदी रब्बी वो भी एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर ऐसी क्या वजह है कि इजराइल किसी की भी मानने के लिए तैयार नहीं है? इजराइल किसी की भी मानने के लिए या सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों ऐसा कर रहा है इजराइल? यानी एक लंबा अरसा गुजर चुका है, 4 महीने होने को आ गए हैं और अब भी इजराइल ना तो हमास से जीत पा रहा है, ना ही गाज़ा को जिस तरीके से चाहा था कि तमाम गाज़ा के लोग इतनी बड़ी भारी बमबारी करने के बाद, एयर स्ट्राइक, मिसाइल, ये सब कुछ करने के बावजूद गाज़ा के लोग गाज़ा से बाहर निकल कर नहीं भाग रहे हैं। किसी तरीके से साउथ से इनको नॉर्थ में शिफ्ट किया गया, फिर उसके बाद नॉर्थ से साउथ में शिफ्ट किया गया और साउथ से फिर उनको रफ़ा बॉर्डर तक लाया गया। और अब रफ़ा बॉर्डर पर भी ये बात चल रही है कि रफ़ा बॉर्डर के अंदर
जो ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो रही है उस पर रिपोर्टबाजियाँ चल रही हैं। रफ़ा पे भी एक हमला किया जाएगा और यहाँ से इनको किसी तरह मिस्र में धकेल दिया जाएगा। मगर ये फ़लस्तीनी है कि अपना देश छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि इनकी लाशें रोज़ गिर रही हैं बड़ी बेरहमी से उनको, सिविलियंस को। एक बहुत सीधी सी बात जो बिल्कुल एविडेंस के साथ सामने है वो ये है कि इजराइल ना हिजबुल्लाह का कुछ कर पा रहा है, ना अंसारुल्लाह का कुछ कर पा रहा है, ना ही हमास का कुछ बहुत ज़्यादा बिगाड़ पाया है। और ये यानी कि मात्र 30,000 हमास के लड़ाकों का दावा करने वाला पूरा पश्चिमी जगत इंक्लूड इजराइल, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ पश्चिमी जगत, नाटो के सदस्य एक दो को छोड़ के बाकी सब जो साथ में खड़े होकर उन पर हमले किए, तमाम तकनीक, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं सब कुछ अपनाने के बावजूद 30,000 हमास के लड़ाकों को ख़त्म नहीं कर पाए। मगर उसी की जगह 70,000 सिविलियंस को इन्होंने इंजर्ड कर दिया है, 30,000 से ज़्यादा सिविलियंस को मार दिया है, जिसमें अधिकतर औरतें और बच्चे हैं। ये स्ट्रैटेजी मैं कई बार अपने प्रोग्राम में बता चुका हूं कि मासूमों को, बेगुनाहों को, लड़ने वाले ना होने के बावजूद बच्चे और औरतों को मारना और जुल्म ये साबित कर देना, क्या सिर्फ ये इरादतन या चपेट में आके जो बच्चे और औरतें या जो नहीं लड़ रहे वो मारे, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, क्या ये महज इत्तफाक है? नहीं। दरअसल ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है साथ में कि इजराइल न किसी यूनाइटेड नेशन को मानता है, न किसी यूएनएचसी को मानता है, न फिर किसी इंटरनेशनल कोर्ट को मानता है, न ही दुनिया की किसी ताकत को मानता है। हालांकि इस ड्रामे में बहुत कुछ ड्रामा है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर ज़्यादा है। ज़मीन पर इजराइल भी हार रहा है, अमेरिका भी हार रहा है, यूरोप भी डूब रहा है। अगली इसी प्रोग्राम में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मगर उसके बावजूद भी साइकोलॉजिकल वार जीतने की कोशिश की जा रही है, जीत भी रहा है। दोस्तों, यहाँ क्या इजराइल की अकेले ये जो है पॉली है या मैनिपुलेशन है कि वो जो चाहे करे? आप एक बात अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर यूक्रेन जैसा देश पूरी दुनिया यानी कि आधी दुनिया जो नाटो के सहयोगी थे उनको साथ मिलाकर एक लंबी बार रशिया के साथ लड़ सकता है और एक लंबी बार हमास जो है वो इजराइल के साथ लड़ सकता है, तो ये जब सुपर पावर्स साथ आती हैं तो क्या क्या बदलाव आते हैं वो आप देख सकते हैं। कहाँ 6 घंटों में या 6 दिन के अंदर सारे अरब जगत को घुटनों पर लाने वाला इजराइल आज बच्चों और औरतों को मारकर उनको जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं युद्ध जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, जीत लूँगा, हमास को ख़त्म कर लूँगा। कभी आपने किसी मीडिया में नहीं देखा होगा कि इन्होंने हमास के लड़ाकों की लाशें दिखाई हों, हमास के लड़ाकों को प्रदर्शित किया हो कि ये देखो हमने कुछ सिविलियंस को पकड़ के नंगा करके इन्होंने ज़रूर दिखाया, मगर इनके वारफेयर, इनके टैंक, इनके मिसाइल, सिविलियंस की बिल्डिंग, सिविलियन अस्पताल, जो आपके शरणार्थी कैंप हैं उनको तोड़ा। मगर इन्होंने हमास को आपको कभी पेश नहीं किया, क्योंकि जो अपने ही मीडिया में वहाँ पर बच्चे मार कर उनकी लाशें दिखाते हों, कब्रिस्तान दिखाते हों, ये हमास के लड़ाकों की शक्लें आपको नहीं दिखाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता है। अगर हमास के लड़ाकों को ये वहाँ पर मारते और वो इनके कब्जे में उनकी लाश होती तो ये उसका मजमा लगाते पूरी दुनिया के अंदर। इसका मतलब साफ है कि युद्ध में, ये युद्ध बैटल में हार रहे हैं। जो मेरे पास रिपोर्टें हैं वो ये हैं कि अभी भी नॉर्थ गाज़ा में बाकायदा मुज़ाहमत जारी है। साउथ गाज़ा में आज भी इनके इजराइल के वाहनों को, टैंकों को तोड़ा जा रहा है। यानी घुटनों पर हमास न आया है, न अभी तक ये बंधकों तक पहुंच पाए हैं, जबकि इनके अपने शहरों के अंदर जो है एहतजाज शुरू हो चुके हैं, मगर ये फिर भी नहीं मान रहे हैं। क्या सिर्फ नेतन्याहू ऐसा करना चाहता है? मुझे लगता है कि इसके पीछे सिर्फ नेतन्याहू नहीं बल्कि पूरी एक वो कॉन्स्पिरेंसी और वो एक
प्लान जो है, जिस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, वो भी शामिल है। यहाँ ये पूरा इजराइल की दादागिरी, इजराइल की किसी भी संस्थान को ना मानने की जो सूरत हाल है, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा जो अपना दिमाग है ना, उसको थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। हमने बहुत पहले से एक बात कई प्रोग्राम्स में वाजे भी की है, बताई भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तकरीबन 300 बरस में कंपनियां बनाई, कंपनियां राज बनाया, राज घरानों में अपनी बेटियों को इस्टेब्लिश किया, उसके बाद ब्रिटेन के राजकुमार को मारा और उसके बाद पूरी एक किंगडम पर समझ लो इनकी सत्ता काबिज हो गई। इस पर अलग, क्योंकि युद्ध के बाद जो इन्होंने किया था, उसके बाद युद्ध से पहले इस काम को किया और युद्ध के बाद फिर इन्होंने क्या किया, किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने अपनी दुनिया को बदला। वो लोग तो मुट्ठी भर है, मगर पूरा पैसे का प्लान के तहत उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद वो पूरी दुनिया पर जो है अपने कब्जे को पैसे के दम पर ले जाते गए। पहले पैसे की फॉर्म को चेंज किया, पूरे कंट्रोल में लाया, बैंकिंग निज़ाम को, ब्याज के निज़ाम को, ये पूरी चीज़ों को, डॉलर को, ये एक प्लानिंग के तहत जो है आगे लाते गए और दुनिया इनके कब्जे में आ गई, जो कि इनका प्री प्लान पूरा का पूरा मुद्दा है। हम लोग क्या समझते हैं, हमारा फला नेता आ गया, उसने ये गलती कर दी, वो नेता आ गया, ये गलती कर दी, ये ऐसा कर देता तो वैसा हो जाता। कोई कुछ नहीं कर पाता। आप अपने ही देश में देखिए, कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने जिन एजेंडाज को शुरू किया था, राजीव गांधी द्वारा भारत के बाज़ार को पूरी दुनिया के लिए खोल देना हो, विदेशी कंपनियों की एंट्री फिर वापस से करवानी हो, फिर यहाँ कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री द्वारा इजराइल के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना हो, फिर मनमोहन सिंह का आना हो, अटल बिहारी वाजपेयी जो बिल्कुल स्वदेशी के नाम पर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, स्वदेशी लाएगी, विदेशियों को भगाएगी। इस नारे पर जीत के आने वाली सरकार ने 1400 प्रोडक्टों पे से एक साथ ड्यूटी हटाकर उनको एंट्री दी। यानी उसके बाद फिर मनमोहन सिंह आते हैं, मनमोहन सिंह भी आते हैं तो वो FDI लाते हैं और विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ जगह देते हैं। फिर बैंकर्स का प्राइवेटाइजेशन आता है, बैंक प्राइवेट काम करना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ जो चल रहा है, ये सब कुछ प्री प्लान। यानी आपकी सत्ता में कौन आता है, कौन जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके प्लान चलते रहते हैं, उनके प्लान पे आपके नेता चलते रहते हैं। और ये डेमोक्रेटिक नेता हैं, ये चलते रहते हैं। जहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, यानी पाकिस्तान जैसे देश जहाँ पर तथाकथित वो डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी तो आपको पता है नॉर्थ कोरिया भी अपने यहाँ कहता ही है ना, वो चुनाव भी करता है। वो अलग बात है कि अगर उसके खिलाफ कोई चुनाव में वोट कर दे तो फिर उसका क्या होता है वो जानता है। इस तरह की डेमोक्रेसी, यानी माफ़ करना, ईरान में भी अभी चुनाव होने वाले हैं और जबकि पूरा पश्चिमी जगत वहाँ जो है वो डेमोक्रेसी के नाम पर बिल्कुल इनकार करता है कि यहाँ एक डिक्टेटरशिप है। और एक और धोखा साथ में चलाया गया कि इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा ये समझना कि जो इस्लामिक राष्ट्र के नाम पर दुनिया को धोखा गया, दरअसल इस्लामिक जो शरिया कानून है वो दुनिया में कहीं लागू भी है कि नहीं है, बल्कि सिर्फ नाम लेकर जो है इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक कानून और शरिया लॉ धोखा क्या दिया गया जनता को। ये पूरी की पूरी, मेरा मतलब है कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो चल रही थी। आप जानते हैं कि अरब जगत में पैसे नहीं थे, अरब जगत में तेल अभी निकल ही रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दुनिया में तेल के बारे में बहुत सारी कंपनियां, जापान का इंडस्ट्री डेवलपमेंट, कार डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब कुछ, जर्मनी, सब ने मिलकर जो कुछ किया और फिर तेल को कहाँ लेके आए, दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे लेके आए, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। फिर कभी मौका मिला मैं फिर से समझाऊँगा, पहले भी समझा चुका हूँ। मैं अपनी बातों को, बहुत सारी बातों को इकट्ठी करके एक ही प्रोग्राम में क्यों कहता हूँ कि वो लोग सुन लें जो अपने प्रोग्राम बनाते हैं, इनमें से एक एक सब्जेक्ट को उठाकर लोगों की भाषा में जो है वो आगे डिलीवर कर दें, क्योंकि मेरी भाषा आम लोग नहीं समझते हैं। आम लोगों की छोटी छोटी बातों को उन्हें समझना है और उसे आप मेरे से बेहतर समझा सकते हैं, ये बात मैं तस्लीम कर चुका हूँ। मगर जिन टॉपिक्स पर मैं बात कर रहा हूँ वो पूरा एक एक लाइन, एक एक सब्जेक्ट है। विस्तार से भी मैंने करने की कोशिश की है, मगर मेरी भाषा शायद कॉमन लोगों को समझ नहीं आती है।
आप लोग दुनिया के भले के लिए ये काम कर सकते हैं कि एक एक सब्जेक्ट को उठाएं, उस पर प्रोग्राम बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं। यहाँ मैं फिर से इस लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी बताऊंगा और ये भी बताने की कोशिश करूंगा आपको कि असल में ये जो लोकतंत्र है वो उसका मकसद क्या है और किस तरीके से, मतलब वापस इजराइल पे आ रहा हूँ, लोकतंत्र क्या है उस पर भी बात करेंगे और ये धोखा कैसा है उस पर भी बात करेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बदल जाने से क्या बदलता है इस पर भी संजीदगी से बात चलेंगे। और अगर आप किसी देश का नाम हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र रख दें, जैसे इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान फलाना ठिकाना, जैसे ईरान भी एक इस्लामिक जमहूरिया है, जैसे मतलब ये जमहूरिया का मतलब तो डेमोक्रेसी होता है, तो ये क्या कहा जाएगा और उसके बाद फिर एक हिंदू राष्ट्र जो है वो बनाने से क्या हो जाएगा, क्या क्या बदल सकता है, इस पर भी ज़रूरी है कि बात करें। ये कितना बड़ा खेल है उस पर भी बात करेंगे। मगर दुनिया में आज़ादी कितनी है लोगों को, ये इजराइल के इस केस से आपको समझने की ज़रूरत है। इजराइल में अगर कोई ताकत होती तो वो हमास को फना कर देता, जीत लेता, हिजबुल्लाह को हरा देता, लबनान को फना कर देता, मगर इनमें से कुछ भी करने की औकात अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की मिलकर भी नहीं है, मगर फिर भी लड़ रहे हैं। मगर मुस्लिम देश का मौज है, यहाँ समझने की बात है। मैं जो आपको समझ रहा, इसमें आपको बड़े गुस्सा भी आता होगा, सऊदी अरब इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं होता है, सऊदी अरब इन्वॉल्व इसमें जो है, कुवैत क्यों नहीं हो रहा, बहरीन जो है बाकायदा एक इस्लामिक अरबिक राष्ट्र होते हुए वो क्यों ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर बाकायदा यमनियों पर हमला कर रहा है, जबकि सऊदी का तो यमनियों के साथ एक झगड़ा चल ही रहा था। ये जो इस्लामिक राष्ट्र है, क्या ये सिर्फ अपने हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, हितों के लिए ये अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते। चतुराई से बचने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि जब ये गरीब थे तब इन्होंने बड़े समझौते किए हुए हैं, साइन किए हुए हैं, बहुत सारी इनकी कंपनियों के आपस में इन्वेस्टमेंट है और वर्ल्ड बैंक के बॉन्ड और दुनिया में जो भी निज़ाम चल रहे हैं उसके पीछे मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, या मैं अपने आप को इजाज़त नहीं देता हूँ कि वो बात भी खोलूँ जिससे किसी की इस्लामिक छवि पर गहरा असर पड़े। मगर फिर भी मैं जो इस्लाम के नाम पर दुनिया को धोखा दिया जाता है, मैं उस पर तो ज़रूर ही आऊँगा और इसी पर ये आ रहा हूँ अभी। देखिए, ईरान अगर इतनी ताकत जुटा चुका है कि वो कम से कम सीधे कुछ ना कुछ मुज़ाहमत अगर वो डायरेक्ट नहीं कर सकता तो हमास को एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है, अगर हिजबुल्लाह को दे सकता है, लेबनान को दे सकता, माफ़ कीजिएगा, यमन को दे सकता है, और अगर ये कर सकता है, क्योंकि आप देखें कि तमाम पश्चिमी जगत के देश इजराइल को हथियार दे रहे हैं, एशिया के देश भी इजराइल को अपने हथियार दे रहे हैं, मगर उन्हें न कोई शर्म है, न कोई डर है, न कोई बात है, जबकि पूरी तरह 70,000 सिविलियन जख्मी हैं, 30,000 से लोग सिविलियन ज़्यादा मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकतर बच्चों की तादाद है। जहां आपको एक यूनाइटेड नेशन नाम का ड्रामा सुनते होंगे, इंटरनेशनल कोर्ट फलाना ठिकाना, ये कुछ भी नहीं, वो चंद घरों के ब्याज निज़ाम पैसे के मुरीद लोग हैं, वही इनकी फंडिंग करते हैं, वही इनको चलाते हैं। कोई दुनिया में यूनाइटेड नेशन नाम की चिड़िया नहीं रहती, कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं रहता, कोई निज़ाम नहीं रहता, सिर्फ पैसे रहते हैं और पैसों पर उन्होंने दुनिया के अलग अलग दुनिया के लोगों को अपनी नौकरी पर रखा हुआ है। कोई भी इस तरह के इदारे उनकी इजाज़त के बगैर कान तक नहीं हिलाते। यानी अगर रूस ऐसा ना भी करे तो तमाम दुनिया भर की इंटरनेशनल पाबंदियाँ कोर्ट भी लगा देता है, इंटरनेशनल इदारे भी लगा देते हैं, दुनिया उसे मान भी लेती है, ईरान पे मान लेती है, आपकी जो है अफ़गानिस्तान पे मान लेती है, हर जहाँ नॉर्थ कोरिया पर मान लेती है, यानी कहीं भी चीन पर मान लेती है, कहीं भी वो इस तरह की जो भी कारकर्दगी करते हैं वो सारी कारकर्दगियाँ मान ली जाती है अगर अमेरिका और पश्चिमी जगत के जो है
मर्जी से हो, और अगर उनके खिलाफ हो तो कुछ नहीं माना जाता। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि उन्होंने एक गुंडा एलिमेंट बना रखा है जिसका नाम वो यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड कोर्ट, फलाना ढिकाना बकवास करते हैं। असल में ये उन पैसे वालों की रखेल है, और ये रखेल जो है उन्होंने रखी हुई है, और वो उनके सामने मुजरे के सिवा कुछ नहीं कर सकती। यूनाइटेड नेशन जैसा ड्रामा जो है वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने, मासूमों को, एशियंस को और अफ्रीकन्स को लूटने और उनके खून को पीने के लिए इन लोगों ने बना रखा है। ये ड्रामे में मेरे ख्याल से इसके खिलाफ एक जो है बहुत बड़ा, मतलब पूर्वी जगत को और एशियन जगत को और अफ्रीकन जगत को किसी दूसरे जो निज़ाम की तरफ जाना होगा, क्योंकि इन्होंने आज तक पश्चिमी जगत के अलावा किसी भी पूर्वी जगत के लिए या एशियन के लिए या अफ्रीकन के लिए कोई इंसाफ नहीं किया, ना ही करते हैं। और डर कर, दहशत में, या फिर उनके बैठे हुए दलाल जिन्हें उन्होंने प्लांट किया है वो इनकी हर शर्त को मानते हैं, और इस शर्त को मानने के लिए मजबूर और बाध्य होते हैं। वो अपनी मौत से भी डरते हैं, वो पैसे को भी इंजॉय करते हैं, और अपनी जनता को वो एक कैदी की तरह उनको कभी दिमागी कैदी बनाते हैं, तो कभी फिजिकल कैदी बनाते हैं, तो कभी मानसिक रोगी बनाकर कैदी बनाते हैं। कुल मिलाकर चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए पूरी मानवता का दोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बकवास कर रहा है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जो सुनते और पढ़ते आए हो वो बकवास है। मेरे जीते जी ना सही, मेरे जाने के बाद तुम लोग भी मानेंगे, तुम्हारी नस्लें भी मानेंगी कि मेरा एक एक हर्फ सही था। सबूत के तौर पे मैं आपको एक और जो है इनका सिस्टम पेश करता हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में आखिर पाकिस्तान जब अगर हम थोड़े से पहले चले जाते हैं, अगर 70 की दहाई में हम लोग जाते हैं, तो पाकिस्तान 4 देशों के मैं नाम लेता हूँ कम से कम। अगर मैं एशिया पैसिफिक की बात करूं तो एशिया पैसिफिक में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी, जो जीडीपी अपनी तेज़ी से बढ़ा रही थी, और वो यानी भारत से भी तेज़ बढ़ रहा था, चाइना से भी तेज़ बढ़ रहा था, बांग्लादेश बनने के बाद बांग्लादेश से भी तेज़ बढ़ रहा था, पहले नंबर पर जो है वो ट्रेंड कर रहा था, और आज वो चौथे नंबर पर पहुंच गया। इसके पीछे खेल क्या हुआ है, किस तरीके से क्या होता है, मेरे ख्याल से इस एपिसोड में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं अगले एपिसोड में आपको बताने की कोशिश ये भी करता हूँ कि चीन इस वक्त क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है, और उसके बाद रशिया क्या कह रहा है, करने जा रहा है, उसका क्या मतलब है, और पाकिस्तान अपने नागरिकों के साथ क्या करेगा। और ये एक नकली इस्लामिक देश जो इस्लाम के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया, इस्लामिक तौर पर भी, और धोखा दिया, ये ज़रूरी है ये समझने के लिए। इसीलिए मुस्लिम जगत खामोश क्यों है, और अगर मुस्लिम जगत को मौका मिले, कुछ जगत को, कुछ 2-3 देशों को छोड़ के, तो ये सब के सब इजराइल की तरफ से दौड़ पड़ेंगे और मुसलमानों पर बुलडोजर चढ़ाकर, टैंक चढ़ाकर इनको कत्लेआम कर देंगे। ये असलियत है, ये तुम्हें पहचानना है। अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करना, डिटेल में बताऊँगा। खुदा हाफिज़।